Hello students, this video will cover spherical mirrors, what they are, how they are formed and all terms related to these spherical mirrors. First of all, what is a spherical mirror? तो आप ये समझ लें कि कोई सा भी spherical mirror हो वो किसी ना किसी hollow sphere का एक पार्ट कट किया हुआ होता है. लेट से अगर जैसे टेनिस बॉल है, सपोज अगर टेनिस बॉल को हम सेंटर से कट ना करके थोड़ा साइड से कट कर दें और जो इधर वाला पार्ट है, लेटर से छोटा जो पार्ट है, टेनिस बॉल तो बनी होती है प्लास्टिक की, लेटर से कांच की बनी हुई, लेटर से ग्लास की बनी हुई, अगर वो हम पार्ट कट कर दें तो दैट कैन एक्ट एज अ स्फेरिकल मिरर डिपेंडिंग अपॉन कॉन्वेक्स या कॉनकेव. वो मैं भी क्लियर कर देता हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय अ स्फेरिकल मिरर. द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फीयर. इंपॉर्टेंट ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of some hollow sphere. hollow means खोखला. that is जैसे आपको मैंने बताया ग्लास की बनी हुई टेनिस की बॉल हो, hollow sphere. तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक डायग्राम बना लें जिससे उसकी सारी टर्म्स क्लियर करनी आसान हो जाए. अगर सपोज ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में मैंने इतना पार्ट कट कर दिया और इतने पार्ट में इसको स्मॉल लाइनिंग से शो कर दिया, तो इसका मतलब दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस होलो स्फीयर. तो दिस पार्ट कैन एक्ट एज अ मिरर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, मैंने क्लियर कर दिया. देन आता है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. एक आपका इस तरह का होगा, एक इस तरह का होगा. तो दो वर्ड हैं वो याद कर लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा. वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन बेंट इन सरफेस से हो, ये बेंट इन झुका हुआ अंदर की तरफ है, जब यहां से रिफ्लेक्शन होगी इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. और वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इस तरह से उभरा हुआ बल्ज्ड आउट पार्ट से हो, बल्ज्ड आउट पार्ट, तो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. तो दो तरह के मिरर हैं. नंबर वन कॉनकेव. कॉनकेव में जो वर्ड इंपॉर्टेंट है मैं बोल देता हूं. कॉनकेव में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बेंट इन सरफेस. इंपॉर्टेंट ये है बेंट इन सरफेस, बाकी सारा सेम कॉपी कर देना. बेंट इन सरफेस का मीनिंग है कि अगर सपोज मिरर इस तरह का हो तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन इधर से होगी, तो ये कॉनकेव का डायग्राम हो गया. देन है कॉन्वेक्स. तो मैंने अभी आपको बताया इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बल्ज्ड आउट सरफेस. इंपॉर्टेंट वर्ड है बल्ज्ड आउट, उभरा हुआ हिस्सा. बल्ज्ड आउट सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. तो ये दोनों का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, डायग्राम भी पूछ सकते हैं, बट आगे और सब्सिक्वेंट जब हम रे डायग्राम पे जाएंगे तो हर एक में मिरर तो बनाना ही बनाना है. तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर. अब इसके अंदर सारी टर्म्स जो रिलेट होती हैं, जो यूज होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं. इसमें फर्स्ट टर्म जो यूज होगी वो है पोल ऑफ द मिरर. तो बड़ा ही सिंपल है. द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. जैसे सपोज ये मिरर है और ये इसका सेंटर है तो इसे पोल कह सकते हैं. ये इसका सेंटर है, इसे पोल कह सकते हैं. ये इसका सेंटर है, इसे पोल कह सकते हैं. तो व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इसका पूरा आपको बता दूं जो आपको एग्जाम में लिखना है. तो ये लिखा जाएगा एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फीयर. एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फीयर. द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. रिमेंबर द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट, यानी जिसमें से कट किया है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? इसे नोट्स बना लेना, लिख लेना और एज इट इज ही लर्न कर लोगे तो फुल मार्क्स ही मिलेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑब्वियस है इस स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस भी होगी, यानी पीसी वो रेडियस है. तो फिर वही लिखा जाएगा एवरी मिरर इज अ पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फीयर. द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. तो जैसे इस फिगर में सी पॉइंट है, ध्यान रखना अगर मैंने सी लिखा है तो सी एक पॉइंट को डिनोट करता है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैंने पीसी लिखा है तो पीसी डिस्टेंस को डिनोट करता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होती है. दो हो गया, पहले पोल हो गया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया,
फिर एडिसिव कर्वेचर हो गया। इसके बाद आता है व्हाट इज फोकस। अगर सपोज यहां पर मैंने मार्क कर दिया एफ, या लेटर से इस डायग्राम में आपको बता दें, इस डायग्राम में ये पॉइंट मान लो एफ है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी फोकस की? तो डेफिनेशन ये है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी या इन्फिनिटी से आएंगी, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे सारी मीट कर जाएंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बट अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो एक्चुअल मीट नहीं करेंगी, क्योंकि वो डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो डेफिनेशन में दोनों का लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ये कहें इस केस में कॉनकेव मिरर में, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जैसे ये आ रही हैं, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी से आए, अगर पास से भी आए बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो टकराने के बाद जो होगा यहां पर इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। मैं रिपीट कर दूं, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। अब दूसरा वर्ड है और अपीयर टू मीट या और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। जैसे अगर सपोज ये मिरर का केस होता, तो इस केस में अगर रेज पैरेलल जाएंगी तो रेज पैरेलल जाके ध्यान रखना ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज मींस इकट्ठा कर देना, तो ये रेज को इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्जिंग है। और इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। डाइवर्ज मींस फैला देना, तो ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है। तो अब ये रेज को डाइवर्ज कर देगा इधर और इधर। अभी आपको मैंने बताया कि अगर रेज डाइवर्ज कर जाएंगी तो ऑब्वियसली इधर तो कहीं मीट कर नहीं सकती, तो देन दे विल हैव टू प्रोड्यूस बैकवर्ड, देन दे अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट। ऐसे लगेगा इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकस। मैं फिर रिपीट कर दूं, दोनों केस में पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी और ये भी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ये और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो ये एज इट इज याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। तो एफ, फिर वही बात है, एफ पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अगर मैं लिखूंगा स्मॉल एफ तो ये डिस्टेंस है, स्मॉल एफ डिस्टेंस है और इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस एफ और पी की, एफ पी डिस्टेंस, एफ पी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे इस केस में आपने ये मेजर किया, लेटर से 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई। मान लो आपने मेजर किया 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। एक टर्म इसके अंदर भी प्रिंसिपल एक्सिस अभी यूज की मैंने, तो प्रिंसिपल एक्सिस की भी पता होनी चाहिए, बड़ी सिंपल है। द लाइन ज्वाइनिंग या द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइन है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके आगे पीछे बढ़ाई हुई है। लाइकवाइज इधर भी आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के आगे पीछे बढ़ा दें, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन रिपीट कर दूं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक और रहेगा लास्ट पे, इट इज कॉल्ड अपर्चर और लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर, तो इसे अगर आप सपोज ए से बी तक इस तरह से ज्वाइन कर दें तो इट इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ मिरर, diameter of mirror AB, और it is called linear aperture। तो हम ये कह सकते हैं the effective width of mirror from which actual reflection takes place, या diameter of mirror, जैसे मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बना दिया AB, तो diameter of mirror is called linear aperture और simply aperture। वैसे एक टर्म और भी है एंगुलर अपर्चर, बट एंगुलर अपर्चर डिलीटेड है तो उसके बारे में मेंशन नहीं करते। तो लीनियर अपर्चर इसके अंदर आपकी लास्ट डेफिनेशन है। तो पोल से लेकर लीनियर अपर्चर तक की सारी डेफिनेशन हमने कवर कर ली, और आपको वही कहूंगा कि आप इनके नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि कोई भी चीज ओनली रीड आउट करने से नहीं होती। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करो, लर्न करो एंड देन सी कि क्या आपकी लिखी हुई लैंग्वेज मेरी बोली हुई लैंग्वेज से मैच करती है। अगर मैच करती है तो इट इज वेरी सर्टेन यू विल स्कोर फुल मार्क्स। डायग्राम बड़े नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वाइज सारी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर कर पाओगे। सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर मैं इनके सारे रे डायग्राम और रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग रे डायग्राम में क्लियर कर दूंगा,
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अच्छा सा लाइक करो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कह भी सकते हो। और वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जितने भी 10th के 9th या 10th के स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर कर दो, क्योंकि इसके अंदर सारे आपको 9th और 10th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिलेबस की एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स वो सारे अवेलेबल हो जाएंगी। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।